डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या अब वेटिकन सिटी की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धर्म नगरी के रूप में विकसित की जाएगी। यह एक ऐसी धर्म नगरी बनेगी जहां भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति, धर्म परंपराओं के मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूप मौजूद रहेंगे। रामायण और भगवान श्री राम से जुड़ी पूरी विरासत को संजोने व प्रस्तुत करने वाली शास्त्रीय, लोक जनजातीय और आधुनिक प्रदर्श एवं दृश्य कलाओं, साहित्य, बौद्धिक परंपराओं को समेटे अयोध्या देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला केंद्र भी बनेगी। विदेश मंत्रालय ने अयोध्या संस्थान को लिखा पत्र रामायण इंसाइक्लोपीडिया समेत अयोध्या के विकास पर कई अहम सुझाव दिए हैं। इस पत्र में रामायण और भगवान राम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित ऐसी हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया शैक्षिक सामग्री विकसित किए जाने की सलाह दी गई है, जिसमें दार्शनिकता एवं ऐतिहासिकता एवं कलात्मकता के साथ तकनीक का भी समावेश हो। साथ ही यूरोप, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर भगवान राम की पूरी जीवन गाथा से जुड़ी मूर्तियां, स्मारकों, साहित्य कला आदि पर विस्तृत शोध और सर्वे तथा अनुवाद का भी सुझाव दिया गया है। रामायण की थीम पर आधारित देश और विदेशों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही धार्मिक, अतिवाद, असहिष्णुता के साथ ही वर्तमान जीवन में नई पीढ़ी के सामने दरपेश पर्यावरण, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को सामयिक व प्रासंगिक बनाती हुई कुछ नई प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं अगली खबर, श्री विंध्य पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति के पदाधिकारी एवं नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने गुरुवार की शाम को विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि लगातार 20 मार्च से बंद विंध्यवासिनी मंदिर का कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए 29 जून से खोल दिया जाएगा। श्री विंध्य पंडा समाज अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि 27 जून को मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 28 जून को समस्त विंध्य क्षेत्रवासियों के लिए मां विंध्यवासिनी का कपाट खोला जाएगा। वहीं 29 जून की सुबह मंगला आरती के बाद प्रदेश के सभी आम भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खुल जाएगा। मंदिर प्रांगण में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। वहीं गर्भगृह में 5 श्रद्धालु से ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी का चरण स्पर्श पूर्ण रूप से आम एवं वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। गर्भगृह में सिर्फ 2 पुरोहित गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर के पास बैठेंगे। वहीं जिन पुरोहितों के श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे, प्रवेश द्वार से सिर्फ एक पुरोहित गर्भगृह में जाएंगे। मंदिर पर प्रवेश के 3 रास्ते होंगे। सदर बाजार के होते हुए भक्त झांकी दर्शन करेंगे। वहीं भक्त नई वीआईपी और जयपुरिया गली से गर्भगृह पहुंचेंगे। सभी दुकानदारों को सैनिटाइजर व हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पुरोहित अपने वीआईपी यात्रियों को निःशुल्क टोकन सिस्टम से दर्शन कराएंगे। पुरोहित पूर्ण वेश में एवं कार्ड के साथ ही मंदिर पर जाएंगे। 65 वर्ष से ऊपर एवं 10 वर्ष से छोटे बच्चे मंदिर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विंध्यवासिनी मंदिर पर मुंडन संस्कार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा जनेऊ कराने वाले भक्त मंदिर की छत पर कार्यक्रम पूर्ण कराएंगे। वहीं अगली खबर, अनलॉक 2 में उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा शुरू कर सकती है। देवस्थानम बोर्ड ने 4 धाम वाले सभी जिलों से 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने की है। शुक्रवार को 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में यात्रा शुरू करने की मांग की। ममगई ने बताया कि सीएम ने इस पर सहमति दी है, लेकिन कहा है कि पहले सभी धामों से संबंधित पक्षों से बात की जाएगी। धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि पांडुकेश्वर व हनुमान चट्टी में एक गेट हो जहां चेकअप हो और बुखार खांसी वालों को तुरंत वापस भेज दिया जाए। वहीं अगली खबर, भारत के पड़ोसी देश इन दिनों सीमा पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही लगातार बॉर्डर पर भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, लेकिन अब चीन के सैनिकों संग तनाव और एलएसी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी ओर नेपाल संसद में विवादित मैप पास होने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में भी खटास आ गई है।
हालांकि इन सबके बीच भूटान ने भारत को राहत भरी खबर दी है। असम में भूटान ने अपनी तरफ से नदियों का पानी रोके जाने की खबरों का खंडन किया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और भारत को आश्वस्त किया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से स्पष्टीकरण जारी किया है। भूटान की तरफ से इसमें कहा गया है कि ये परेशान करने वाला आरोप है और विदेश मंत्रालय स्पष्ट करना चाहेगा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस मुश्किल वक्त में पानी रोकने की कोई वजह नहीं है। भूटान और असम के दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही है। भूटान सरकार की तरफ से कहा गया कि असम के बक्सा और उदलगिरी जिले के कई सालों से भूटान के पानी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जब हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो भी ये सहयोग जारी रहेगा। कोरोना वायरस महामारी में लागू प्रतिबंधों की वजह से असम के किसान भूटान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी लाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन असम के किसानों की मुश्किलों को देखते हुए अधिकारियों और लोगों ने सिंचाई चैनलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि असम की तरफ पानी के बहाव में कोई समस्या न हो। असम के चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय ने कहा कि सिंचाई का पानी भूटान की पहाड़ियों से बहकर असम में आता है, लेकिन रास्ते में कुछ पत्थरों की वजह से बहाव रुक गया था। वहीं अगली खबर, कोरोना महामारी के दौरान 2.5 महीने के लॉकडाउन और सीमा पर चीन की हरकतों से नाराज बुरहानपुर के टेक्सटाइल व्यवसायी और बुनकरों ने चीन से तौबा कर ली है। ये लोग अब चीनी पावर लूम और मशीनरी का इस्तेमाल अपने व्यवसाय में नहीं करेंगे। इन व्यवसायियों ने कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में आने वाला धागा खरीदना पहले ही बंद कर दिया था। अब चीनी पावर लूम और मशीनरी नहीं खरीदने का फैसला किया है। ये व्यवसायी अब स्वदेशी पावर लूम और मशीनरी खरीदेंगे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का या लोकल को वोकल बनाने के मिशन में भागीदार बनने का फैसला किया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर है। यहाँ का सूती कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ 50,000 पावर लूम है जिस पर बुनकर रोजाना 40 लाख मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। यह कपड़ा पूरे देश के साथ विदेशों में भी निर्यात होता है। इन पावर लूम पर करीब 70,000 बुनकर और मजदूर अपना रोजगार हासिल करते हैं। वहीं करीब 2 लाख की आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस पावर लूम उद्योग से जुड़ी हैं। यानी कह सकते हैं कि पावर लूम उद्योग बुरहानपुर की रीढ़ की हड्डी है। लोकल से वोकल कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस उद्योग की कमर टूट गई है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में धीमी गति से ही सही, लेकिन पावर लूम उद्योग रफ्तार पकड़ रहा है। स्वर्गीय राजीव दीक्षित के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े राजेश बजाज ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, राजीव दीक्षित ने छोटे से उत्पाद से लेकर बड़े उत्पादों के लिए यह अभियान चलाया था जो आज सार्थक हो रहा है। वहीं अगली खबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय डीएवीपी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरंभिक जांच शुरू करने की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों ने सरकारी विज्ञापन कथित रूप से आउट ऑफ सर्कुलेशन अखबारों को आवंटित कर दिए थे। इस संस्था से बाहर के 2 अन्य लोगों की भी जांच के दायरे में आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि इन अधिकारियों ने ऐसे अखबार मालिकों के साथ मिलकर यह साजिश रची जिनका या तो न्यूनतम सर्कुलेशन है अथवा वह काफ़ी समय पहले बंद हो चुके हैं। विजिलेंस अधिकारियों द्वारा अगस्त 2019 में डीएवीपी जैसे सरकारी विभाग को ध्यान में रखकर की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। जांच के दौरान अधिकारी को वर्ष 2016 से 2019 के दौरान दिए गए सरकारी विज्ञापनों में गड़बड़ी का पता चला। बताया जाता है कि ये अखबार अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतियां छाप रहे थे, लेकिन डीएवीपी के कुछ अधिकारियों की मदद से सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रसार संख्या काफ़ी अधिक बता रहे थे। कहा जा रहा है कि इस धोखाधड़ी से सरकारी खजाने के करीब 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में सीबीआई अधिकारी के हवाले से कहा गया कि यदि जांच और सबूत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं अगली खबर, दिल्ली में कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे डर है कि ये जल्द ही पूरी दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट न बन जाए। दुनिया भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 166 देशों के मामले के बराबर है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कुल जितने मामले हैं वो दुनिया के 167 देशों से अधिक हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक
23 जून तक दिल्ली एनसीआर में 2584 लोगों की मौत हुई थी, जो 166 देशों के से अधिक है। इन देशों में दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा आबादी वाला इंडोनेशिया देश भी शामिल है। अनुमान है कि दिल्ली और पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग देश की तरह देखा जाए तो यहाँ पर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या के आधार पर ये दुनिया में 22वें नंबर पर होता है। वहीं दुनिया भर में मौत के मामलों में इसका 23वां नंबर आता है। कोरोना के कुल मौत के आंकड़ों में 91.5% अकेले दिल्ली का आंकड़ा है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 3300 नए मामले सामने आए और एक दिन में 64 मरीजों की जान चली गई। साभार समाचार फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।